Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Welcome back to our YouTube channel Biology Nation. guys, काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ. guys, थोड़ा फीवर आ गया था, वायरल फीवर था उसका, तो दिक्कत आ गई थोड़ी. तो अब ना आई एम फुली वेल. guys, मैं आज पार्ट 2 कंप्लीट करना था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का. मैंने ओजोनेसिस तक हो गया था. हम सेकंड पार्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल और 2-3 टॉपिक और बचे. तो गाइस आज कंप्लीट करते हैं इनको जल्दी फटाफट से. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारे चलो स्टार्ट करते हैं. चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव फेज होता है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा रिप्रोडक्टिव फेज होता है. फीमेल प्राइड्स का, फीमेल प्राइड्स हमारा मंकीज, एप्स जितने फीमेल प्राइमेट्स हो गए सब आ जाते हैं. ठीक, हम लोग नॉर्मल तो जानते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जिसमें एग्स एंड ओवम्स का रिलीज होता है. ठीक, अब स्टार्टिंग का मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्शिया बोलते हैं. ठीक है, जो स्टार्टिंग कब होती है? मामा या प्यूबर्टी पीरियड से होती है. प्यूबर्टी पीरियड कब? हमारा फीमेल का प्यूबर्टी पीरियड 11 से 13 साल के अप्रॉक्स. ठीक है, और ये अप्रॉक्स कितने दिन का होता है? 28-29 दिन का होता है. ठीक, मेन बेसिक तो ये इस पैरा में ही है. अगले पैरा में चलते हैं. ठीक, देखो यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी हाईलाइटेड बुक है. यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाए. पहले ऊपर एक जो ग्राफ है, ग्राफ में जो मेन कुछ चीज़ें उसमें मैं बता देता हूँ. ठीक, अब देखो यहाँ पे ओवरी में देखना सबसे पहले. फर्स्ट 13 डेज में ओवरी में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज होता है. फॉलिकुलर फेज हम लोग जब पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, बाई फॉलिकुलर. ठीक, दूसरा अब फर्स्ट 14 डेज में यूट्रस में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, प्रोलिटरी फेज होती है. मेंस्ट्रुएशन मतलब जब ब्लीडिंग होती है, प्रोलिटरी फेज जब फॉलिकुलर फेज का सिमिलर होता है. ठीक, अब 14 डेज में क्या होता है? 14 डेज में हमारा ओवल्यूशन होता है, जब हमारा ओवम रिलीज होता है. और फिर उसके बाद क्या होता है? 15-20 डेज में ल्यूटियल फेज चलता है और सेक्रेटरी फेज चलता है. ल्यूटियल फेज मतलब हमारा जब कॉर्पस लुटियम ये सब डेवलप होता है. ठीक, और सेक्रेटरी फेज जब हमारा ओवम वहाँ से रिलीज होता है वजाइना से. ठीक, अब यहाँ पे एनसीईआरटी जो मैंने हाईलाइट करके रखी है उनको हाईलाइटेड एनसीईआरटी को पॉइंट करते हैं, देखते हैं. ठीक, The cycle starts with menstrual phase when menstrual flow occurs and lasts for 3 to 5 days. जो साइकिल होती है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसमें क्या होता है? हमारा सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मतलब ब्लीडिंग टाइप की होती है, जो 3 से 5 दिन कंटिन्यूसली चलती रहती है. ठीक, उसके बाद अब इसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लीडिंग का रिजल्ट क्या आता है? इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है ब्रेक हो जाती है. मतलब इंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होना मतलब जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है, मतलब यूट्रस की सबसे इनर वॉल होती है, वो ब्रेक हो जाती है. और उसमें जो ब्लड वेसल होते हैं वो भी ब्रेक हो जाती है. जिससे कारण जो होती है ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती है. अब ब्लीडिंग का कॉज भी यहाँ पता चलेगा. इंडोमेट्रियम वॉल, उसमें जो प्रेजेंट ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हीं के कारण हमारी ब्लीडिंग होती है. ठीक है, उसके बाद और फिर वो जो होती है ब्लीडिंग होती है, और जो उसके साथ में जो डेड ओवम्स होते हैं, एग्स होते हैं, तो वो थ्रू वेजाइना हमारे बॉडी के, फीमेल के बॉडी के बाहर आ जाते हैं. ठीक, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इफ एक चीज़ और आती है. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक चीज़ और आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगा जब एग जो होगा फर्टिलाइज नहीं होगा. मतलब फर्टिलाइज होने का मतलब, अगर एग फर्टिलाइज, इसका मतलब वो प्रेगनेंसी केस आ गया. प्रेगनेंसी केस में जो फीमेल होगी उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है. और अगर एग फर्टिलाइज है तो इसका मतलब फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक, और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं, जिसका मतलब वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलेगा. यहाँ पे अगली लाइन वही है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट प्रेगनेंसी. मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं तो इसका मतलब वो प्रेगनेंसी हो सकती है. लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं. मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, और भी सारे केसेस हो गए. जैसे हम लोगों ने वहाँ पे हाइमन वाले केस जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो बजाने कवरिंग पर हाइमन वाले केस से पढ़ा था कि हाइमन सिर्फ फर्स्ट क्वाइटस के बीच, जब क्वाइट्स होता है मेल और फीमेल के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तब ब्रेक होती है. लेकिन वहाँ पे भी कंडीशंस थी कि क्वाइटस ब्रेक, हाइमन ब्रेक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, जिम करना, वर्कआउट करना, काफ़ी सारे वर्क करना. मतलब तो जो एथलीट्स होते हैं वो भी करते हैं, तो उनके हाइमन ब्रेक होने के वो भी चांस. तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन सिर्फ जरूरी नहीं कि फीमेल प्रेग्नेंट है तो तभी से का मेंस्ट्रुएशन नहीं हो गया. मेंस्ट्रुएशन होने के कारण स्ट्रेस और पुअर हेल्थ भी हो सकती है. ठीक, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज. जब मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, मतलब फर्स्ट 13 डेज में जब मेंस्ट्रुएशन पूरा फेज चलता है, तो उसमें हमारा पूरा फॉलिकुलर फेज होता है. मतलब पूरा जो फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में चेंज होता है, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफिकल फॉलिकल, फिर ग्राफिकल फॉलिकल हमारा मैच्योर होकर ओवम रिलीज करता है. तो ये पूरा फेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में चलता है. ठीक, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल ग्रो टू भी यहाँ पे अगेन वही आगे प्राइमरी फॉलिकल हमारा ग्राफिकल फॉलिकल में चेंज हो जाता है. उसके बाद इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन. इंडोमेट्रियम जो होती है जब डैमेज हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम उसके बाद हमारी पूरी रीजनरेट होती है. डैमेज होने के बाद हमारी रीजनरेट हो जाती है. क्योंकि एक बार भाई उसमें डैमेज हुआ तो थ्रू ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बाहर आ गए, तो वापस रीजनरेट हो जाता है. रीजनरेट हेल्प करने में कौन हेल्प करता है? रीजनरेट करने में हमारा प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है. ठीक, अब इसमें एक चीज़ आती है, जब
सब चेंजेस हो रहे होते हैं, ग्राफिकल फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इस टाइम पे जो हमारा हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हो, चाहे वो ओवेरियन हार्मोन्स हो, दोनों की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। देखो हम ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे एफएसएच की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, एलएच की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, जब मैच्योर फॉलिकल हो रहा है। और सेम यहाँ पे यूट्राइन वॉल, यूट्रस में ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनकी भी क्वांटिटी देखो यहाँ पे कितनी बड़ी, और एस्ट्रोजन की ज़्यादा बड़ी हुई है बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है। अब अगले आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे आ गया एलएचएन एफएसएच इंक्रीज हो जाते हैं फॉलिकुलर फेज पे, और सेम ठीक अगले में बहुत एलएचएन एफएसएच एट पीक लेवल, एट एलएच और एफएसएच हमारे पीक लेवल पे होते हैं 14 डेज, मतलब 14 डे हमारा वोल्यूशन वाला होता है। जब हमारा वोल्यूशन होता है, ठीक है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू एलएच का ज़्यादा सिक्रीशन हमारा एलएच की क्वांटिटी, एलएच के लेवल बढ़ाने में ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसी जब ग्राफिकल फॉलिकल हमारा आखिरी में जब डेवलप हो जाता है, आखिरी जब ग्राफिकल फॉलिकल डेवलप हो जाता है, उससे ओवम रिलीज होता है, उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद फिर ग्राफिकल फॉलिकल हमारा ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। देखो अभी तक हम लोग क्या पता कि प्राइमरी सेकेंडरी में टर्सरी ग्राफिकल है। अब यहाँ पे ग्राफिकल हमारा एक चीज़ और में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है, जैसे जो भी मैंने बोला कि इंडोमेट्रियम को डेवलप करने के लिए हार्मोन हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो यही प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, जो हमारे इंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस में हेल्प करती है, ठीक है। इंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अब भाई होती है जैसे इंडोमेट्रियम, अब इंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या है, इंडोमेट्रियम बहुत हेल्पफुल होती है। इंडोमेट्रियम क्या करती है, इंडोमेट्रियम वॉल में जो ओवम होता है फर्टिलाइज होने के बाद वहीं पे आके अटैच होता है, फिर वहीं पे हमारा हर चीज़ का फॉर्मेशन, वहीं पे हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर वहीं पे हमारा पूरा प्लेसेंटा और एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड सब वहीं से डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। और वही देखो प्रेगनेंसी की अगर फीमेल प्रेगनेंट है तो जितने भी मेंस्ट्रुएशन के पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सब बंद हो जाते हैं, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। एब्सेंस ऑफ इंडोमेट्रियम इंडू मेंस्ट्रुएशन, अगर बॉडी में यूट्रस में इंडोमेट्रियम नहीं है, इंडोमेट्रियम चली गई है, वहाँ से रिलीज हो गई, डिलीट हो, इंडोमेट्रियम वहाँ से हट गई है, तो वो कंडीशन हमारी मेंस्ट्रुएशन की होगी। मेंस्ट्रुएशन मतलब हमारी ब्लीडिंग उस टाइम, अगर इंडोमेट्रियम नहीं होगी इसका मतलब ब्लीडिंग होगी। भाई इंडोमेट्रियम रिलीज हो रही है तो ब्लड वेसल्स के साथ में, तो ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगी, ठीक है। इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल, अब देखो आखिरी बात गया, इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस अराउंड 50 ईयर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा अप्रॉक्स 50 ईयर्स चलता है, ठीक है। और इसको जब 50 ईयर्स हमारा जब स्टॉप होता है, इसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। आखिरी लाइन क्या लिखी, साइक्लिंग मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड्स बिटवीन मेनोपॉज। अब देखो मेंस्ट्रुएशन हमारा बिल्कुल पूरा एक सर्कुलर फेज टाइप का चलता है, जो हमारे मेनोपॉज से स्टार्ट होता है, मेनोपॉज से स्टॉप होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ईजी है, नहीं है तो वापस वीडियो रिवाइंड करके चेक कर लेना, ठीक। अगला टॉपिक आते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसमें ये पहला पैराग्राफ स्टार्टिंग जो पैरा है ना, इसमें तो मेन वो नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा। ड्यूरिंग क्वाइटिस सीमन रिलीज टू पेनिस, देखो स्टार्टिंग में इतना बताया गया कि हमारा जब सीमन रिलीज होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो स्पर्म हमारा जो होता है ओवम के पास जाता है फर्टिलाइज होने के लिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन को मतलब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन टाइम स्पर्म आता है, एक जो ओवम, देखो यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर बना है, ये देखो पूरा ओवम का स्ट्रक्चर बना, ठीक। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जोना पेलस्टोडा की ये जोना पेलस्टोडा की लेयर हो गई, ये वाली आउटर वाली, ये स्पर्म हो गया हमारा, ये सेल कोरोनल रेडिएटा हो गया, और ये पिवेंटल स्पेस हो गई, ठीक। अब जोना पेलस्टोडा क्या करती है, जोना पेलस्टोडा का काम क्या होता है, जब स्पर्म एक बार जैसे आ गया, कोई देखो ये यहाँ पे देखो ये स्पर्म आया, ठीक है, एक बार एक स्पर्म आया, यहाँ पे एक ओवम की वॉल से इम्बेडेड हो गया, जुड़ गया, एक मतलब फ्यूज होने के लिए तैयार हो गया, तो ये जोना पेलस्टोडा क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक द पाथ आफ्टर वन स्पर्म इंटर। अगर एक स्पर्म इंटर कर चुका है फीमेल ओवम के साथ फर्टिलाइज होने के लिए तैयार हो गया, तो वो दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है, ठीक है। यही है, देखो यहाँ पे लिखा है, इंड्यूसेस द चेंजेस इन मेम्ब्रेन द ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म, ये इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म हमारा फीमेल ओवम के साथ आगे अंदर जाके फर्टिलाइज हो, ठीक। अगले लाइन पे आते हैं, द इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइड। अब सेकेंडरी ओसाइड हमारा म्योटिक डिवीजन होता है, ठीक है। अब वहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने सेकेंडरी ओसाइड में वहाँ पे स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आगे सेकेंडरी ओसाइड में हमारा म्योटिक डिवीजन होता है। सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज निकल। अब क्या होता है, जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक सेकंड पोलर नई बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, पहले हमारा जो प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो ग्राफ
मैं ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ में पता चलेगा। ये देखो, ये हमारा वो नहीं है, देखो सेकेंडरी साइड में देखो गाइस। सो गाइस यहाँ पे देखो सब सेकेंडरी डेवलपमेंट हो रहा है। सेकेंडरी साइड जब डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हमारा सेकंड पोलर बॉडी भी एक बन रही है। तो उससे ये वही सेकंड पोलर बॉडी जहाँ पे हमारी फॉर्म हो रही है। देखो म्योटिक डिवीजन हो रहा है, तो सेकंड म्योटिक डिवीजन के बाद हमारी सेकंड पोलर बॉडी बन रही, जो हमारी हैप्लॉइड ओवम है, जिसको हम लोग ओटिड बोलते हैं। ठीक है, एक हैप्लॉइड ओवम डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग ओटिड हैप्लॉइड ओवम भी बोल सकते हैं, ओटिड बोल सकते हैं। सेकंड पोलर बॉडी बने। ठीक, अब सून जो हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म के साथ मिरर ये सब होके फ्यूज होके हमारा जाइगोट फॉर्म कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है, X5% सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक, अब यहाँ बढ़ते हैं, जाइगोट डेवलप हो गया। ठीक है, क्या हुआ इधर देखो, ये ए है। ठीक है, यहाँ पे ए स्पर्म आया, यहाँ फिर यहाँ से हमारा जाइगोट का डेवलपमेंट या से स्टार्ट हो गया। क्या होना चालू हो गया, स्पर्म आया, सबसे पहले म्योटिक डिवीजन हो गई। ठीक है, जाइगोट हमारा क्या हो, जाइगोट हमारा थ्रो स्थैमस, ये हमारा स्थैमस हो गया, ये एम्पिला हो गई। ठीक है, यहाँ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये इन्फेंडिबुलम हो गया, एम्पिला हो गया, स्थैमस हो गया। थ्रो स्थैमस यहाँ पे देखो फ्यूज हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से हमारा थ्रो यूट्रस की तरफ आएगा, स्थैमस की तरफ। ठीक है, अब मूव थ्रो स्थैमस ओविडेट कॉल क्लीवेज। अब जब जाइगोट हमारा स्थैमस से ओविडेट की तरफ मूव करेगा, मतलब यूट्रस की तरफ मूव करेगा, इसको हम लोग क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो सेल्स है हमारे जो जाइगोट, इसमें सेल्स का कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है, 2, 4, 8, 16, इसमें कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ये मेन पॉइंट इनको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, या फिर एक प्रोसेस पूरा चार्ट में लिख लेना कि पहले स्टेज में क्या हो रहा है, फिर सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है। ठीक, ब्लास्टोमियर फॉर्म हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो विद 8 to 16, उसके बाद क्या होता है एम्ब्रियो विद, फिर उसमें जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ठीक, 8 से 16 जब डॉटर सेल्स होते हैं, उसमें जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, फिर उस जो 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर्स हो जाती हैं, उसको हम लोग मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। फिर जो मोरुला होती है वो कंटिन्यू डिवाइड होती है, फिर कंटिन्यू डिवाइड होते होते उसमें भी डिवीजन कंटिन्यू, डॉटर सेल्स का जो डिवीजन है, ये देखो जो डॉटर सेल्स का डिवीजन है कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, डॉटर सेल का डिवीजन कंटिन्यू चलते रहेगा, फिर वो फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ब्लास्टोसिस्ट में। फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है, वो यूट्रस में फुल्ली तरीके से चली जाती है। फिर फिर जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमेर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं एक आउटर लेयर कॉल, वो एक ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर में अरेंज होते हैं। इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर को हम लोग ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। हमारी ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर हो गई। ठीक है, ये ब्लास्टोमियर है, ये हमारे ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर ट्रोपोप्लास्ट में अटैच होगी। ठीक, एंड इनर ग्रुप ऑफ इनर जो फिर अंदर के जो सेल, उनको बाद में हम लोग अंदर के जो सेल्स को ट्रोपोप्लास्ट में जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम लोग इनर सेल मास बोलेंगे। ठीक, इनर सेल मास क्या होते हैं, कंटिन्यूस डिवाइड होते होते एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेते हैं। फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब हमारा फीटल में डेवलपमेंट हो जाता है। फिर आगे चल के भाई फीटल हमारा बेबी बॉय गर्ल पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, ये हमारा जब आगे बाद में जाके इंडोमेट्रियम में हमारा ये अटैच हो जाता है, वहीं फिर हमारा प्लेसेंटा सबसे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांट, भाई देखो इम्प्लांट हो रहा है, क्या प्रोसेस का नाम क्या होगा, इम्प्लांटेशन। तो ठीक यही होता है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे चार्ट थी, ये देखो ये ऊपर वाला जो समझाया, देखो 2 सेकेंडरी साइड थे, 2 डिग्री वो साइड था, सेकंड पोलर बॉडी थी। ठीक है, सेकेंडरी साइड था। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म आया, सेकेंडरी साइड में हुआ, तो हम सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे एक हमारा हैप्लॉइड सेल डेवलप हुआ और एक हमारी सेकंड पोलर बॉडी डेवलप हुई। ठीक, अब लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक, अगर समझ वापना है तो वापस एक बार वीडियो रिपीट कर लेना। सेकंड टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक, अब इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोपोब्लास्टिकल क्रोनिक विली। ट्रोपोब्लास्ट में हमारा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट हो जाती है, क्रियोनिक विली बोलते हैं। ये हमारी देखो इधर साइड आ जाती है थोड़ी। ठीक, क्रियोनिक विली का पूरा देखो फंक्शन देखो, क्रियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम्स interdigiated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo fetus and अब जो क्रियोनिक विली यूट्राइन टिश्यूज होते हैं, मतलब यूट्राइन वॉल में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और क्रियोनिक विली दोनों एक साथ जुड़ जाती है, अटैच हो जाते हैं। जैसे एक तो कोई किसी के साथ गया तो वहाँ पे रस्सी टाइप की जैसे बांध दी, तो वैसे दोनों साथ में जुड़ जाती है, बॉन्ड बना लेती है। फिर वहाँ पे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, फिर वहाँ पे हमारा एम्ब्रियो फीटस का डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होता रहता है मैटरनल बॉडी के अंदर, और वहाँ पे हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, जो क्रियोनिक विली यूट्राइन टिश्यू जो अटैच हो रहा है, जब अटैच होने के बाद वो हमारा क्या फॉर्मेशन कर रहा है हमारा प्लेसेंटा का। ये देखो
ये देखो यहाँ पे ये फिगर साफ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा पूरा फॉर्म हो रहा है, ठीक। आगे प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज प्लेसेंटा क्या करता है, एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। प्लेसेंटा हमारा प्लेसेंटा का फंक्शन में प्लेसेंटा न्यूटन में पढ़ा था। प्लेसेंटा क्या करता है, हमारा बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, थ्रू किसके थ्रू, अमेरिकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड और बेबी का जितना वेस्टेज मटेरियल वेस्ट मटेरियल है, वेस्टेज सब कुछ है वो थ्रू प्लेसेंटा अमेरिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर आता है, ठीक। अब प्लेसेंटा एक चीज़ और करता है, प्लेसेंटा हमारा काफ़ी सारे हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है, जैसे SCG ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये सारे जो हार्मोन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ये एक नंबर क्वेश्चन में MCQ में फंसते हैं, ठीक। जैसे हमारा SCG है, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटा, लैक्टोगन HPL है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सब हमारा प्लेसेंटा है जो रिलीज करता है, ठीक। और एक हार्मोन और है, मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, एक हार्मोन और है जो सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ प्रेगनेंसी जब होती है फीमेल में, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब सिर्फ तभी रिलीज होता है और पूरे लाइफ टाइम नहीं रिलीज होता है, इसको हम लोग रिलैक्सिन बोलते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट रिमेंबर सम, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था SCG SPL हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ और हार्मोन्स हम लोग स्टार्टिंग पढ़ाई थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रेग्नेंट थायरॉक्सिन, तो नॉर्मल नहीं है, ठीक। और इंक्रीज सेवरल फोर्स, जो हमारे मैटरनल बॉडी में काफ़ी सारे चेंजमेंट आ जाते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन हार्मोन्स का प्रोडक्शन, इन सब चेंजमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी, फीमेल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे FSH, GnRH, LH, तो स्टार्टिंग में पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक। अब ये हार्मोन जो है ना, एक चीज़ और हेल्प करते हैं, जैसे जो प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या करते हैं, फीटल ग्रोथ में तो हेल्प करते हैं, मतलब जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें, तो उसके तो डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, और जो फीमेल है उस फीमेल की प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, फीमेल का मेटाबॉलिक रेट सब चेंजमेंट जो होता है बॉडी में, फीमेल को भी मेंटेन करके रखते हैं। अगर फीमेल बॉडी में भी डैमेज आ गया तो फीटल डेवलपमेंट में ही डैमेज आ जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं, outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm and mesoderm soon appear between the ectoderm and endoderm। अब यहाँ पे हमें कुछ लेयर्स दे दी गई, जैसे इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास होती है, इनर सेल मास में 3 लेयर आ जाती है, इनका इतना डीप एक्सप्रेशन दिया नहीं गया है, 3 लेयर आ जाती है, इसको एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म कहते हैं। मेसोडर्म हमारा एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में आ जाती है, ठीक है। ये तो है नहीं, हाँ इसमें बस एक सेल्स स्टेम किससे पूछा नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ दिया गया स्टेम सेल्स क्या करती हैं, जो इनर सेल मास जो होती है ना, जब ये डेवलपमेंट कंटिन्यूसली एम्ब्रियो को होता रहता है, उसके अंदर स्टेम सेल्स क्या करती हैं, अगर जो सेल मास है उसमें सेल्स डेवलप हो रहे हैं, कोई सेल्स लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, तो स्टेम सेल्स करती हैं वापस रीजनरेट करने में उनको हेल्प कर देती है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ है, अब ये जो पूरा चार्ट है इनमें मैं इस पर पूरा नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा कि इसमें से ये बताएगा कि कौन से टाइम पे, मतलब प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में क्या डेवलप होता है, क्या डेवलप नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पे पहले मैं इससे बता देता हूँ, फिर बाद में मैंने जो अलग से लिख के रखा है उससे बता देता हूँ, ठीक। तो सबसे फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ पे प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ पे हार्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सेकेंड मंथ में हमारा फीटस लिम्स एंड नीचे मतलब हाथ पैरों का डेवलपमेंट होता है। 12th वीक में मतलब हमारा ऑर्गन सिस्टम, मतलब पूरा बॉडी का ऑर्गन सिस्टम मतलब होता है उसके बाद 25th मंथ में हमारा जो फीटस जो है हमारा सबसे बॉडी का सबसे पहला मूवमेंट करता है और हेयर और हेड का डेवलपमेंट होता है, ठीक। उसके बाद 24 दिन मतलब बिल्कुल इंड पे हमारा जो इंड पे आके हमारे बॉडी जो होती है वो हेयर्स, फाइन हेयर्स से कवर होती है, आईलिड्स हो गई, आईलैशेस हो गए, बहुएं हो गई, पलकें हो गई, इन सब से कवर होते हैं। 9th मंथ के आते प्रेगनेंसी के हमारा फीटस डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे थोड़ा क्लियर, अगर मत हो मैं फ्री पढ़ के दे दे रहा। फर्स्ट मंथ पे हमारा हार्ट का डेवलपमेंट होता है, सेकंड मंथ में हमारा लिम्स एंड डिजिट्स का, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस का फर्स्ट मूवमेंट होता है और 24th वीक तक हमारा फाइन ईयर और आइलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अब लास्ट टॉपिक गाइस हमारा टेस्टोस्टेरोन लैक्टेशन, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर फिनिश है। Gestation lactation. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. अब gestation period हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा। gestation period क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से प्रेगनेंसी तक के टाइम को हम लोग gestation period बोलते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन से जब बेबी बॉडी के बाहर नहीं आता उसको gestation period बोलते हैं, ठीक है। ये 9 मंथ का होता है। अब मैं डायरेक्ट बता दूं पेस्चुएशन का होता है। पेस्चुएशन हमारा क्या होता है? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। पेस्चुएशन मतलब
फीटस की डिलीवरी मतलब बेबी के बर्थ को हम लोग पेस्चुएशन पीरियड बोलते हैं। पेस्चुएशन पीरियड बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब सिग्नल्स फॉर पेस्चुएशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस। अब सिग्नल कैसे मिलेगा किसी फीमेल को पेस्चुएशन मतलब प्रेगनेंसी के टाइम का कि हाँ अब जो फीटस फुली डेवलप हो चुका, बेबी का बर्थ होने का टाइम आ गया है, पता कैसे चलेगा? जब फीटस फुली डेवलप हो जाएगा उसमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स दिखेंगे। सो एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड पन्ना पर पीछे हो गया था, लास्ट टॉपिक ही चल रहा था अपना। एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो हम बता रहे मैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन बताया, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बता रहा था। तो उसमें क्या होता है जब पेस्चुएशन बॉडी का पूरा डेवलप हो जाता है तो पता कैसे चलता है हमारा रिफ्लेक्शन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब फीटस जो होता है हमारा बॉडी यूट्रस होता है उसमें मतलब उसके रिफ्लेक्सेस मतलब बॉडी में उसका जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तो पता चल जाता है कि हाँ बेबी फुली डेवलप हो चुका है। जो पेन होता है, थोड़ा क्रैम्प्स आते हैं, मतलब हाथ पर चला के तो भाई पता चल ही जाता है, ठीक है। अब हमारे फिर ये पेस्चुएशन बताई दिया बेबी के बर्थ के टाइम के। अब ये इस पूरे इसमें इतना दिया नहीं गया, उसको नीचे आते हैं लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। अब जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद जब फीमेल के मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जब मिल्क का प्रोडक्शन चालू कर देते हैं, उस पीरियड्स को हम लोग प्रेगनेंसी के एंड तक उस पीरियड को हम लोग लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड इसको लैक्टेशन पीरियड, ठीक। अब कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम इज फर्स्ट मिल्क ऑफ फीमेल बॉडी, फर्स्ट मिल्क ऑफ फीमेल बॉडी जो लैक्टेशन पीरियड के स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक रहता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही हेल्दी होता है बेबी के, ये एक एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है जो मतलब बेबी की इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने में रखता है। और ये बेस्ट मिल्क होता है बेबी को फीड करने के लिए, जिससे क्या होता है बेबी के डिसीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो गाइस चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अगर पसंद आया तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगला चैप्टर इसके बाद मैं बता देना, नहीं तो मैं फिर शायद मैं अगला चैप्टर इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस शायद मैं चालू करूँ। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही, पार्ट खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस।